हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर वेरी वेल। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वेशन को स्टार्ट किया था, स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड को स्टार्ट किया था, और मैंने आपको स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड की जो वेरियस स्टेप्स थी वो मैंने आपको बता दी थी। और इसके साथ साथ मैंने आपको स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन के जो फिक्स्ड एंड मोमेंट हमें लगाने थे वेरियस मेंबर्स के अंदर, उसके जो फॉर्मूलेस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर एक प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वेशंस की कौन कौन सी स्टेप्स जो मैंने आपको बताई थी एक बार मैं आपको क्विकली वो रिवाइज करा देता हूं। तो स्टेप नंबर 1 जो थी हमारी वो थी कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर वेरियस मेंबर। तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरियस मेंबर्स के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 थी हमारी अप्लाइंग द स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर वेरियस मेंबर। हमें वेरियस मेंबर्स के लिए इक्वेशंस को लगानी होगी। क्या इक्वेशंस होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे कैलकुलेट द अननोन्स थीटा एंड डेल। स्टेप 3 के अंदर जो हमने इक्वेशंस को अप्लाई किया था उस वेरियस मेंबर्स के अंदर, उसमें जो भी अननोन्स होंगे, चाहे वो थीटा की फॉर्म के अंदर हो चाहे वो डेल की फॉर्म के अंदर हो, है ना। इस अननोन को आप जॉइंट डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, है ना, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को, इन अननोन्स को जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे जॉइंट इक्विलिब्रियम, मोमेंट इक्विलिब्रियम या शेयर इक्वेशन से। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे जो अननोन्स की हमारी वैल्यू थी। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये जो अननोन्स की वैल्यू है हम पुट कर देंगे स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वेशन के अंदर। हमने यहाँ मेंशन किया है आफ्टर फाइंडिंग द अननोन्स putting the value of unknowns in the slope of deflection equation and calculate the final end moment। ठीक है, unknowns की वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया और फाइनल एंड मोमेंट की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया और सिंपली उसका हम सिंपली मोमेंट भी निकाल देंगे। जब हमारा फाइनल एंड मोमेंट और सिंपली मोमेंट आ जाएगा तो लास्ट में हम उसका BMD को भी ड्रॉ कर देंगे। तो स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड से जब आप एंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करते हो तो 5 स्टेप्स में आपका वो कंप्लीट हो जाता है। पहली स्टेप में हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। स्टेप नंबर 2 के अंदर सभी मेंबर्स के लिए इक्वेशंस को अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें अननोन्स की वैल्यू को निकालनी है जॉइंट इक्विलिब्रियम या मोमेंट इक्विलिब्रियम या शेयर इक्वेशन से। स्टेप 4 के अंदर जब आप अननोन्स की वैल्यू को फाइंड कर लोगे तो उसको आप स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वेशंस के अंदर अननोन्स की वैल्यू को हम पुट कर देंगे और हमारे पास एंड मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी और लास्टली हम BMD को ड्रॉ कर देंगे। अब बात यहाँ पर ये आती है, जब हम BMD को ड्रॉ करेंगे तो किस पैटर्न में ड्रॉ करेंगे उसका थोड़ा सा मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। BMD को ड्रॉ करने के लिए जो हमारी स्टेप नंबर 5 थी जहाँ पर हमने एंड मोमेंट और सिंपली मोमेंट की वैल्यू निकाल ली थी, अब उनका यूज़ करके BMD को ड्रॉ कैसे करना है तो एक कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। BMD को ड्रॉ करने के लिए आप वो किसी भी मेथड में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपका स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड हो या आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो या आपका कानीज मेथड हो या कोई और मेथड हो। उन सभी मेथड में आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। देखो, हम यहाँ पर BMD को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट होगा हमारा EMD एंड सेकंड होगा हमारा SMD, है ना। BMD को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंड मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो भी हमने एंड मोमेंट्स निकाले हैं उससे, और सिंपली मोमेंट डायग्राम बनाना होगा, सिंपली मोमेंट जो भी हमने फाइंड किया है उससे। एक चीज़ हमें यहाँ पर ये समझनी है, देखो कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसको अप्लाई कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज़ जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब देखेंगे, है ना। इसके कुछ साइन कन्वेंशनल है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो BMD को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, फर्स्ट EMD सेकंड SMD। ठीक है, तो EMD के लिए जो हमें एंड मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए जो हमें साइन कन्वेंशनल को यूज़ करना है या इसका जो डायग्राम बनाना है, तो इसके डायग्राम को बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना होगा इसको बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना होगा कैलकुलेशन डायग्राम। ठीक है, अगर आप इसका कैलकुलेशन डायग्राम बना दोगे तो एंड मोमेंट डायग्राम बनाना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन डायग्राम बनाते वक्त आपको सिर्फ इतना सा ख्याल रखना है, अगर आपके एंड मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका जो कैलकुलेशन डायग्राम बनेगा वो बनेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर एंड मोमेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका जो कैलकुलेशन डायग्राम बनेगा वो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर?
जब आपने एंड मोमेंट से जो आपके पास एंड मोमेंट की वैल्यू आई थी, उन एंड मोमेंट की वैल्यू के साइन का यूज करके जब आपने उसका कैलकुलेशन डायग्राम बना लिया, तो वो डायग्राम बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे इसका फाइनल ईएमडी। कैसे बनाएंगे? इसका जो भी कैलकुलेशन डायग्राम बनता है, ठीक है, उस कैलकुलेशन डायग्राम के अंदर अगर हॉगिंग इफेक्ट आ रहा है, कौन सा इफेक्ट आ रहा है? हॉगिंग इफेक्ट, है ना। कैलकुलेशन डायग्राम के अंदर जो भी बना है ईएमडी का, अगर उसमें हॉगिंग इफेक्ट आ रहा है तो जनरली हम क्या करते हैं, हॉगिंग का मतलब होता है नेगेटिव, उसको हम बिलो द बीम बनाते हैं। लेकिन एंड मोमेंट डायग्राम के केस के अंदर हम हॉगिंग को कहाँ बनाएंगे? अबव द बीम। क्यों बनाएंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस हम तब करेंगे जब हम उसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और सैगिंग इफेक्ट आता है तो हम बनाएंगे बिलो द बीम, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि हॉगिंग को हम अबव द बीम इसलिए बना रहे हैं ताकि ईएमडी में जब हम एसएमडी को सुपर इम्पोज करें तो वो आपस में मर्ज हो जाए, ठीक है। सिर्फ उनको सुपर इम्पोज करने के लिए हम हॉगिंग को अबव द बीम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हॉगिंग को अबव द बीम बनाएंगे, लेकिन उसके जो मोमेंट का इफेक्ट ऐसे नहीं है कि ऊपर बना दिया तो पॉजिटिव में हो जाएगा, मोमेंट का इफेक्ट फिर भी वो नेगेटिव में ही रहेगा। कैसे रहेगा वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर लाइव डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और एसएमडी में तो सिंपली पता ही है आपको, हॉगिंग जो बनाना है हमें बिलो द बीम, और सैगिंग जो हमें बनाना है वो बनाना है अबव द बीम, ठीक है। तो कैलकुलेशन डायग्राम तो बीएमडी डायग्राम बनाने के लिए आपको एक ईएमडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक एसएमडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ईएमडी डायग्राम के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन डायग्राम के अंदर अगर हमारे पास मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज वो डायग्राम हमें बनाना है। और उसका जो भी इफेक्ट वाला डायग्राम बनेगा, अगर वो हॉगिंग इफेक्ट दे रहा है, हॉगिंग इफेक्ट का मतलब इस तरह से है ना, हॉगिंग का मतलब इस तरह से कोई इफेक्ट दे रहा है तो उसको हमें अबव द बीम बनाना है एंड मोमेंट के केस में। और अगर वो सैगिंग इफेक्ट दे रहा है मतलब इस तरह से, है ना। इसके ऊपर भी मैं आपको लेक्चर बना दूंगा कि हॉगिंग सैगिंग क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, हॉगिंग इफेक्ट इस तरह से दिखता है जो कि नेगेटिव होता है, और सैगिंग इफेक्ट इस तरह से होता है जो कि पॉजिटिव होता है। हॉगिंग इफेक्ट में बॉटम पे कंप्रेशन होता है और टॉप में टेंशन होता है। सैगिंग इफेक्ट के अंदर टॉप में कंप्रेशन होता है, बॉटम में टेंशन होता है, ठीक है। तो हॉगिंग अबव द बीम बना दिया, सैगिंग बिलो द बीम बना दिया। इसको इन जनरल जो भी होता है हमारा वैसे कर दिया, हॉगिंग को बिलो द बीम, सैगिंग को अबव द बीम, ठीक है। जब आपने एंड मोमेंट है, और सिंपली मोमेंट डायग्राम तो बनाना आता ही होगा आपको। अगर आपको पॉइंट लोड दे रखा है तो ट्रायंगल बनाना है, यूडीएल दे रखा है तो पैराबोला, ठीक है। एंड मूवमेंट डायग्राम बनके हमारा रेडी हो जाएगा। इधर हमारा सिंपली मूवमेंट डायग्राम बनके रेडी हो जाएगा। सिंपली मूवमेंट को हम एंड मूवमेंट के अंदर सुपर इम्पोज कर देंगे, कॉमन पार्ट हमारा कैंसिल्ड हो जाएगा, जो फाइनल बचेगा वो हमारा पीएमडी होगा। कैसे होगा आइए इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, और इसको हम केस 1 भी कह सकते हैं, है ना। केस 1 का मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे बोथ एंड क्या हैं, फिक्स्ड हैं। तो हम कह सकते हैं हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को पढ़ रहे हैं जब बोथ एंड्स आर फिक्स्ड हो, ठीक है। तब क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। वैसे तो आप कोई सा भी केस ले लो, सब में तरीका सेम ही रहेगा। हल्का फुल्का माइनर वेरिएशन आता है जब बोथ एंड फिक्स होते हैं, बोथ एंड हिंज होते हैं तब। चलो, बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया था, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी मेंबर के लिए अगर आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगानी होती है तो किस पैटर्न में लगानी होती है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई हमारा मेंबर है ए एंड बी, और मैं चाहता हूँ इस ए बी मेंबर के लिए मुझे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगानी है। तो पैटर्न ये रहेगा, एम ए बी जिसके लिए लगा रहे हैं, एम ए बी इक्वल टू एम एफ ए बी, उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2EI अपॉन एल ब्रैकेट 2 थीटा है, मतलब ए पॉइंट का जो भी स्लोप है उसका ट्वाइस, प्लस थीटा बी, बी पॉइंट का स्लोप, माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल, है ना। 3 डेल्टा मतलब इसका जो भी एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन है, और एल इसकी हो गई
लेंथ। तो किसी भी मेंबर के लिए जब आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को लगाओगे तो हमें इस पैटर्न में लगाना होगा, एम ए बी इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2EI अपॉन एल 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल अपॉन एल। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि जिसमें हमारे बोथ एंड हैं फिक्स्ड। ठीक है, चलो इसको मैं ए बी सी कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा सही रहेगा, ए बी सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें क्या करना है, BMD को ड्रॉ करना है। कौन से मेथड से ड्रॉ करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। पहली स्टेप क्या थी हमारी, कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट, कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, और फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने हैं हमें वेरियस मेंबर के लिए। तो पहला हमारा जो मेंबर है वो है AB। तो अगर हम AB स्पान की अगर हम बात करें तो AB स्पान के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो मेंबर है, एक है हमारा MFAB और दूसरा हमारा है MFBA, है ना। और मैंने आपको बताया था MFAB सेंटर पे लोडिंग है, सेंटर पे लोडिंग के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होता है, सिंपली माइनस, बताइए, माइनस WL/8, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, प्लस WL/8। बताया था मैंने आपको, एक बीम है हमारी, सेंटर पे हमारी लोडिंग लग रही है, ए है बी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा माइनस और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा प्लस। तो वही चीज़ हमने की है, MFAB की वैल्यू नेगेटिव, MFBA की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। W हमारे पास है 60, लेंथ हमें दे रखी है 6/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 45 किलोन्यूटन मीटर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 45 किलोन्यूटन मीटर। सिंपली अगर हम BC स्पान की बात करें, ठीक है, तो BC स्पान के लिए क्या हो जाएगा, BC स्पान के लिए भी हम निकाल देंगे MFBC। अब देखो UDL है, UDL के केस में फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना था, माइनस WL²/12, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, MFCB, और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस WL²/12। तो W है हमारे पास 10, लेंथ हो जाएगी 6, तो हम कर देंगे 6 × 6, L² है 6 × 6/12, तो 6 2 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया माइनस का 30 किलोन्यूटन मीटर, और ये आ जाएगा हमारा प्लस 30 किलोन्यूटन मीटर। तो ये पहली स्टेप हो गई फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो देखिए स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल दिया चारों मेंबर्स के लिए, चाहे वो MFAB हो, चाहे MFBA हो, चाहे MFBC हो, चाहे MFCB हो। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। हमने स्टेप नंबर 2 क्या लिखी थी, हमने स्टेप नंबर 2 लिखी थी अप्लाइंग द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, अप्लाइंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर वेरियस मेंबर्स। ठीक है, अब हमें सभी मेंबर्स के अंदर इक्वेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करते हैं AB मेंबर के लिए। AB मेंबर के लिए जब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी MAB इज इक्वल टू MFAB प्लस 2EI अपॉन L ब्रैकेट 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा अपॉन L, है ना, L आप जो भी आपने लिया है कैपिटल स्मॉल। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, MAB इक्वल टू MFAB फिक्स्ड एंड मोमेंट आपको दे रखा है माइनस का 45 प्लस 2EI अपॉन L, L इसकी लेंथ है वो हो गई हमारे पास 6। देखिए अब एक नई चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि थीटा A की वैल्यू क्या रखें। तो एक कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं उसमें अप्लाई होते हैं, इसीलिए हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पहले पढ़ते हैं। जो अभी आपके यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अर्ली सेमेस्टर में इसलिए रखा जाता है ताकि आप स्वयं के पहले एक बार कंसेप्ट को समझ लो, फिर
उसके बाद जो हायर सेमेस्टर्स होते हैं उसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। तो उसका मेन मोटिव यही है कि उसके जो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ पर हमारे यूज़ होते हैं, इसलिए हम सोम को पहले पढ़ते हैं और ऐसे को बाद में पढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर थीटा ए की वैल्यू को क्या रखें, देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है, एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर भी एंड्स हमारे फिक्स होंगे इसका मतलब ये है वहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0। जहाँ पर भी एंड फिक्स्ड है, फिक्स का मतलब फिक्स, ना वो रोटेट कर सकता है ना वो अपने एंड से मूव कर सकता है, भाई वो टोटली फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे वॉल है तो ये वॉल हमारी टोटली फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड पर ना तो रोटेशन होती है और ना ही कोई डिफ्लेक्शन होता है, तो हम कह सकते हैं फिक्स्ड एंड पर ऑलवेज स्लोप डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होती है। अगर हम बात करें इस तरह से, है ना, अगर आप डिफ्लेक्टेड शेप इसकी बनाओगे कुछ इस तरह से बनेगी, इसमें कोई लोडिंग दे रखी होगी। तो चलिए अगर हम बात करें, अगर कोई हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर क्या होता है, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, डिफ्लेक्शन इसमें भी 0 होता है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ी सी रोटेशन अवेलेबल होती है। यहाँ पर रोटेशन थोड़ा आगे जाके स्टार्ट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि फिक्स्ड एंड पर स्लोप की वैल्यू भी 0 होती है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी 0 होती है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो तो यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्शन तो 0 आ रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन तो इसमें भी 0 है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो कंक्लूजन ये है कि फिक्स्ड एंड पर स्लोप डिफ्लेक्शन दोनों 0 होता है, बट सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू तो 0 होती है, बट स्लोप की वैल्यू 0 नहीं होती। अब देखिए हमारे केस में क्या है, दोनों एंड फिक्स्ड है। ठीक है, और बीच वाला जॉइंट तो हमारा रिजिड कहलाता है वैसे भी। चलिए अब हम थीटा ए की बात करें, तो थीटा ए की अब हमारे केस में क्या है, हमारे केस में तो ए और सी क्या है, फिक्स्ड है, तो मतलब ए और सी पर क्या होगा, स्लोप भी 0 होगा, डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। ठीक है, चलिए तो हम ए बी बीम की बात कर रहे थे, ए बी बीम के अंदर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा ए फिक्स्ड एंड है, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम पहले यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर थीटा ए हमारा 0 है और थीटा सी भी क्या है, 0, बिकॉज एंड्स आर फिक्स्ड। ठीक है, और एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन की वैल्यू को तो आपको हमेशा 0 लिखना है, जब तक वो अपनी तरफ से कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता तब तक इसकी वैल्यू को 0 मान के ही करना है। अगर वो कहता है कि कोई आपका एंड सिंक कर रहा है तब जाके हमें यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू को यूज़ करना है, अदरवाइज इसकी वैल्यू को 0 रखना है। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू को पुट कर दी, तो ये थीटा 0 हो गया, तो ये बचेगा हमारे पास थीटा बी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, और ऐसे ही हम बाकी इक्वेशंस भी बना लेंगे। अगर हम एम बी ए की बात करें तो एम बी ए इक्वल टू भी हो जाएगा हमारा एम एफ बी ए प्लस 2EI अपॉन एल, और ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल, और हमारा एम बी ए हो जाएगा एम एफ बी ए की जो वैल्यू होगी हमारे पास प्लस 45 प्लस 2EI अपॉन एल, हमारा 6 हो गया। थीटा बी की वैल्यू 2 थीटा बी, यहाँ पर स्लोप 0 नहीं होगा, एंड थोड़ी फिक्स है हमारा। चलिए थीटा ए एंड फिक्स्ड है, तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन कोई नहीं है, 0, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही अपन BC के लिए भी बना देंगे, है ना। तो BC मेंबर की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा MBC इक्वल टू MFBC। MFBC की हमारे पास वैल्यू है माइनस का 30 प्लस 2EI अपॉन एल, एल हमारे पास है 6, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी आएगा, थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 0, और एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। जैसे आपने ए बी के लिए अप्लाई करी वैसे ही आप बी सी के लिए भी अप्लाई कर दो, और बी सी के साथ साथ सी बी के लिए भी अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 30 प्लस 2EI अपॉन 6, और अब यहाँ आएगा 2 थीटा सी, वो 0 हो जाएगा, प्लस थीटा बी और माइनस 3 डेल अपॉन एल, वो हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। अगर आप 4 इक्वेशंस को अच्छे से देखते हो तो यहाँ पर हमारे पास जो अननोन है वो सिर्फ एक ही है,
चाहे वो इक्वेशन नंबर 1 हो चाहे इक्वेशन नंबर 2 हो। देखो अननोन्स किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, अननोन का मतलब या तो वो थीटा होगा या वो डेल्टा होगा। तो थीटा और डेल्टा की अगर हम बात करें तो हमारे पास डेल्टा तो कुछ है नहीं, थीटा एक हमारे पास अननोन है, वो है हमारे पास थीटा भी 1 2 3 4। ई का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वो चीज़ या तो आपको दे देगा, नहीं भी देगा तो ई होता है 2 × 10⁵ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, तो 4 इक्वेशंस हमारे पास हो गई, चारों इक्वेशंस के अंदर सिर्फ हमारे पास एक अननोन है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप होगी इस अननोन की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। और फाइंड किससे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। फाइंड करने के लिए हमारे पास जॉइंट इक्विलिब्रियम, मोमेंट इक्विलिब्रियम और शेयर इक्वेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे और अननोन की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम अननोन को फाइंड करेंगे, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे। और जॉइंट डिस्प्लेसमेंट तो हम लिख देते हैं यहां पर कैलकुलेट द अननोन्स, है ना। और किससे फाइंड करते हैं, पहले हम जॉइंट इक्विलिब्रियम लगाते हैं, उससे काम नहीं बनता तो मोमेंट इक्विलिब्रियम लगाते हैं, अगर उससे भी काम नहीं बनता देन शेयर इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मोमेंट जॉइंट इक्विलिब्रियम से ही काम चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन अवेलेबल है। तो कैलकुलेट द अननोन यूजिंग जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते कैसे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये जो हमारी जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मिड्स वाले जॉइंट्स पर ही अप्लाई होती है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं ये सिर्फ उन्हीं जॉइंट्स पे अप्लाई होगी जहां नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 1 मीट करते हैं। तो जॉइंट्स हमें यहाँ पर वही लेने हैं, उन्हीं जॉइंट्स पर जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई होगी जहां नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 1 मीट करेंगे, है ना। नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 1, जहां नंबर ऑफ मेंबर मोर देन 1 मीट करेंगे वहीं पर ही हमें जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करनी है। अगर आप इस बीम को देखो तो ऐसे कितने जॉइंट्स हैं जहां नंबर ऑफ मेंबर एक से ज़्यादा मीट कर रहे हैं, तो एक ही जॉइंट आपको मिलेगा, वो है जॉइंट बी। ठीक है, चलो तो जॉइंट बी की हम बात करते हैं। तो ये जो जॉइंट बी है इससे हमारे पास 2 मेंबर अटैच्ड हैं, एक जॉइंट बी से एक बी ए अटैच्ड है और एक हो जाएगा बी सी। ठीक है, बी ए वाले का हम मान लेते हैं इस तरह से रोटेशन जा रही है मोमेंट की। जनरली कहते हैं ना, कोई बीम है तो उसका अगर ये वाला मोमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये वाला कैसे होगा, क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर कोई दूसरा मेंबर अटैच्ड है, इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा लेफ्ट साइड का, तो राइट साइड वाला मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। उसी कंसेप्ट से हमने यहाँ पर ये चीज़ बना ली। तो जो बी से जो बी ए वाला मेंबर है उसका मोमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो बी सी का मोमेंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं अगर जॉइंट बी पर हम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एम बी ए प्लस एम बी सी। अगर इसको आप सम अप करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर प्रीवियस वाली स्टेप के अंदर स्लोप डिफ्लेक्शन को निकाला था उस इक्वेशन को हम यहाँ पुट कर देंगे और अननोन की वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो हमने वहाँ पर एम बी ए की इक्वेशन निकाली थी, उसको हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर एम बी ए की जो इक्वेशंस थी हमारे पास वो थी 30 + 2 EI अपॉन हमारे L था 6 और थीटा बी, यही थी बी ए की वैल्यू। चलिए 2 थीटा बी, है ना। चलिए इसी तरह से अगर हम एम बी सी की बात करें तो एम बी सी की वहाँ पर इक्वेशंस थी, एम बी सी की इक्वेशंस थी -45, सॉरी यहाँ पर हमारा 45 था, है ना, 45। और एम बी सी की अगर हम बात करें तो एम बी सी के लिए हमारे वो इक्वेशंस थी -30 + 2 EI अपॉन L, L हमारे पास वही 6 था और 2 थीटा बी, यही थी इक्वेशन। आप एक बार चेक कर लेना, हमें कुछ भी नहीं करा, हमने बी ए की इक्वेशंस रख दी, बी सी की इक्वेशंस रख दी, = 0 कर लिया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा बिल्कुल। 2 EI अपॉन 6, 2 EI अपॉन 6 कितना हो गया, 4 EI अपॉन 6। ठीक है, 2 थीटा भी दोनों के अंदर है।
और 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारा हो गया 4/4 EI/3 थीटा बी इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम थीटा बी की वैल्यू निकालें तो थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी 45/4, है ना, 15 3 ज़ा 45, 45/4 अपॉन EI। ठीक है, अब ये जो थीटा बी की वैल्यू आई है इसको आप पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, जो भी है थीटा बी की जो भी वैल्यू आई है इसको आप जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस थी उसमें हम पुट कर देंगे और एंड मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम निकाल रहे हैं कैलकुलेट द फाइनल मोमेंट। प्रीवियस स्टेप के अंदर जो भी हमने अननोन की वैल्यू निकाली थी जो कि था हमारा थीटा बी, जो हमने निकाला था -45/4 अपॉन EI। ठीक है, तो इस अननोन की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जो वेरियस स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस थी उनमें इस अननोन थीटा बी को हम पुट करेंगे, और जैसे ही हम पुट करेंगे हमारे पास फाइनल एंड मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी स्टेप 2 थी उसकी जो पहली इक्वेशन थी हमारी वो थी MAB इक्वल टू -45 प्लस ट्वाइस ऑफ EI/6, और यहाँ था हमारे पास वो अननोन थीटा बी। तो उस थीटा बी की वैल्यू को अपन ने यहाँ पुट कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो हमारे पास फाइनल एंड मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी AB मेंबर के लिए। सिमिलरली हम BA के लिए निकालेंगे, BC के लिए निकालेंगे और CB के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो उस थीटा बी की वैल्यू को आपको जो स्टेप नंबर 2 में जो हमने 4 इक्वेशंस बनाई थी उन इक्वेशंस में पुट करना है और फाइनल एंड मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इजी है, चलो। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर सिंपली मोमेंट भी निकालेंगे। ठीक है, सिंपली मोमेंट का मतलब जो सिंपली सपोर्टेड बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें AB बीम की तो आपको पता है AB अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे उस पर लोड लगा हुआ है तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, WL/4। ठीक है, W की वैल्यू हमारे पास है 60, तो हम कर देंगे 60, लेंथ है हमारे पास 6/4। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा हमारा 30, और हमारा आ जाएगा 90 किलोन्यूटन मीटर। ओके, इसी तरह से अगर हम BC के लिए मैक्सिमम सिंपली मोमेंट निकालें तो WL²/8 होता है। क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम पर UDL होता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो BC के लिए हो जाएगा WL²/8। W है हमारे पास 10, लेंथ है हमारे पास 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6/8, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 3, तो ये हो जाएगा 3 3 3 ज़ा 9, और 9 5 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड मोमेंट आ गए, ये हमारे पास सिंपली मोमेंट आ गए। इनसे हम बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। तो लास्ट स्टेप हमारी है ड्रॉ द BMD। ठीक है, और मैंने आपको स्टेप्स में बताया भी था कि BMD को ड्रॉ कैसे करते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। तो देखिए BMD को ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बोला था उस टाइम भी, BMD को ड्रॉ करने के लिए पहले हम एंड मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और सिंपली मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। जब दोनों डायग्राम हमारे बन जाएंगे फिर हम SMD को EMD में सुपर इम्पोज करेंगे, कॉमन पार्ट कैंसिल्ड हो जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा BMD होगा। ठीक है, तो BMD ड्रॉ करने के लिए पहले हमें बनाना है एंड मोमेंट डायग्राम, और एंड मोमेंट डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था पहले हमें बनाना पड़ेगा कैलकुलेशन डायग्राम। और कैलकुलेशन डायग्राम किस तरह से बनाना है, कैलकुलेशन डायग्राम हमें बनाना है इन एंड मोमेंट की वैल्यू से। और इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है इसके साइन। अगर इसका साइन नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, और अगर साइन पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज बनाना है। तो हम पहले इस ABC बीम का बना लेते हैं एंड मोमेंट डायग्राम A, B एंड C। चलिए
ए बी मेंबर की हम बात करते हैं तो ए बी मेंबर का हमारे पास मोमेंट है -48.75। तो हमें सिर्फ साइन देखना है, माइनस है, कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज बना दिया और लिख दिया 48.75। बी ए मेंबर का अगर हम मोमेंट देखते हैं तो प्लस में है, तो प्लस का मतलब क्लॉकवाइज, तो बी ए मेंबर का मोमेंट हमने बना दिया क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉक हो गया, ये क्लॉक हो गया 37.5। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीसी मेंबर। बीसी मेंबर का जो मोमेंट है वो माइनस में है, तो ये हमारा बीसी मेंबर है, माइनस में है तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा 37.5। ठीक है, और सी बी मेंबर का जो मोमेंट है वो प्लस में है तो क्लॉकवाइज बना दिया। और आप चेक भी कर सकते हो कि हमने जो भी रिजल्ट्स निकाले हैं हमारे सही हैं कि गलत हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बी पॉइंट पे आपने जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई थी, तो वहाँ मैंने बोला था MBA + MBC = 0। इसको अप्लाई करके हमने अननोन की वैल्यू निकाली थी, और अननोन को जब इक्वेशन में पुट किया तो एंड मोमेंट की वैल्यू आई। तो एंड मोमेंट का जब भी आप सम करोगे तो वो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो देखो MBA + MBC को जब आप सम अप करते हो तो वैल्यू 0 आ गई। तो यहीं पर ही हमारा चेक हो गया कि हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। चलिए, तो एंड मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन डायग्राम बनाना था, वो हमने सिंपली बना लिया। अब करना क्या है, ये जो कैलकुलेशन डायग्राम हमने बनाया है इसमें हमें देखना है इफेक्ट कौन सा आ रहा है। अगर इफेक्ट हॉगिंग आ रहा है तो कहाँ बनाना है, अबव द बीम। जनरली हॉगिंग कहाँ बनता है, बिलो द बीम, बट एंड मोमेंट डायग्राम के केस में ही हम हॉगिंग को अबव द बीम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर, चलो, तो हॉगिंग हमें बनाना है अबव द बीम। अब देखो ये इफेक्ट जो है वो क्या है, हॉगिंग है, तो हॉगिंग कहाँ बन जाएगा, अबव द बीम। तो इसका हम यहाँ पर एंड मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, अब देखिए जो हमारा ए मेंबर है, ए पॉइंट है, उस पे मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 48.75। तो एंड मोमेंट के लिए यहाँ पर हो गई वैल्यू 48.75। क्लियर, अगर हम बी पॉइंट के मोमेंट को देखें, हॉगिंग इफेक्ट था इसलिए अबव द बीम बना दिया है ना। बी पॉइंट के मोमेंट की बात करें तो 37, तो यहाँ हमने इसको 37 बना दिया, 37.5, और ये हमारा हो गया 48.75। और अगर सी पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा मोमेंट हो गया 26.25, और इनको आपस में आप मिला दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो बन गया हमारा एंड मोमेंट डायग्राम। अब हम बात कर लेते हैं सिंपली मोमेंट डायग्राम की भी, ए बी मेंबर के लिए, BC मेंबर के लिए। ठीक है, ए बी मेंबर के लिए पॉजिटिव आ रहा है, अबव द बीम बनेगा। ए बी बीम के लिए हमारा सिंपली मोमेंट था 90, है ना। और सिंपली मोमेंट का डायग्राम किस तरह से बनता है, सिंपली मोमेंट का डायग्राम अगर आपका पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड की केस में हम बनाते हैं ट्राइंगल, UDL है तो बनाते हैं पैराबोला। तो अगर हम ए बी मेंबर की बात करें तो ए बी मेंबर पे लोड था पॉइंट लोड, तो हमने बना दिया ट्राइंगल। और अगर हम BC मेंबर की बात करें तो BC मेंबर का जो मोमेंट था 45, UDL था, तो हम बना देंगे पैराबोला। ठीक है, तो हम ये बना देंगे पैराबोला। अब हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा हो गया EMD और ये हो गया हमारा SMD। ठीक है, 90 एंड 45। अब हमें कुछ नहीं करना। अब आपने मुझसे पूछा था कि सर हमने इस हॉगिंग वाले को अबव द बीम क्यों लिया। जनरली तो हम हॉगिंग को बिलो द बीम लेते हैं, बट इस AMD के केस में ही हमने हॉगिंग को अबव द बीम क्यों लिया। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, हॉगिंग को अबव द बीम हमने इसलिए लिया है ताकि जब हम SMD को EMD में सुपर इम्पोज करें तो ये सुपर इम्पोज हो जाए, ये इसमें ऐड हो जाए। आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ हॉगिंग को बिलो द बीम ले लेता तो क्या ये इसमें ऐड हो पाता, नहीं। सिर्फ डायग्राम को बनाने के लिए हमने किया है। अब आप मुझसे बोलोगे सर आपने हॉगिंग को अबव द बीम ले लिया तो मूवमेंट तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बट हॉगिंग वाला मूवमेंट तो नेगेटिव होता है। नहीं होगा, कैसे नहीं होगा उसको भी देखिए। अब देखिए, जब हम इस SMD को EMD में सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है मैं करता हूँ, पहले हम AB मेंबर वाले मोमेंट को सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है, तो पहले इसके बाद फिर अगेन आप ये डायग्राम बना लेना यहाँ पर।
जब आप ये डायग्राम बना लोगे उसके बाद इस SMD को हम इस EMD में सुपर इम्पोज करेंगे। तो पहले AB मेंबर का जो भी मोमेंट है वो यहाँ पर हम सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है। और फिर जो BC मेंबर का मोमेंट है उसको भी हम यहाँ पर सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो देखो जब आप सुपर इम्पोज करोगे तो ये एंड मोमेंट वाली जो हमारी बाउंड्री लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाली जो भी वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव, और इसके नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी हमारी नेगेटिव। तो हो गया हमारा एंड मोमेंट नेगेटिव, हो गया हमारा हॉगिंग इफेक्ट नेगेटिव। हमने हॉगिंग को अबव द बीम बनाया, बट जब इसको हमने दोनों को ऐड किया और फाइनली जब हमने बात करी तो इस लाइन के ऊपर वाली वैल्यू हो गई हमारी पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू हो गई नेगेटिव। तो जो नेगेटिव था वो हमारा नेगेटिव हो गया। अब इसमें जो कॉमन पार्ट बचेगा वो हो जाएगा हमारा कैंसल्ड। तो जब हम SMD को EMD में सुपर इम्पोज करते हैं तो कॉमन पार्ट हमारा कैंसल्ड हो जाता है, और बाकी जो इस लाइन के ऊपर वाली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और नीचे वाली नेगेटिव, और ये हमारा बन जाता है फाइनली BMD। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी आपका डाउट हो एक बार मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।